गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का साथ छूटे हुए लगभग 1 महीना 100 महीने हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी सी वीडियो बनाई जाए और उस वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात की जाए और आपकी खैरियत ली जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि आप लोगों ने इस 1-1.5 महीने के अंदर मुझसे जो सवाल पूछे हैं, मुझसे जो क्वेश्चन किए हैं फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, उन सवालों के जवाब भी मैं आपको दे सकूं। उन सबसे पहले मेरी उन सभी परिवार वालों के लिए जिन्होंने इस भयंकर, इस वैश्विक या कहीं इस ग्लोबल ट्रेजेडी में अपनों को खोया है, उन सब के लिए मैं अपनी तरफ से गहरा दुख प्रकट करता हूँ। हम सभी ने अपने ख़ानदान में से किसी को खोया है या अपने किसी सगे को खोया है। इस महामारी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि लोगों का कारोबार ठप है, लोगों के रोज़ी रोटी पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, महंगाइयाँ आसमान छू रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें। जो पढ़े लिखे हैं लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन इस बीमारी का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है, इस बीमारी का जो सबसे ज़्यादा असर है वो एजुकेशन पे है। और ये हमें आगे चलकर कहीं ना कहीं दिखेगा भी, भविष्य में, फ्यूचर में 2-4 साल 10 साल के बाद ये हमें दिखेगा इसका असर। एजुकेशन समझ लीजिए कि 2 साल से मैं खासकर अपने इंडियन की बात कर रहा हूँ, अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि एकदम पूरी तरीके से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ा है। क्योंकि हमारा एजुकेशन पूरी तरीके से लगभग 98%, 95 से 98% हमारा एजुकेशन ऑफलाइन मोड में है। चाहे वो लोअर एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, सब ऑफलाइन मोड में है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं। कितने दूर दूर लोग अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं ऑफलाइन मोड पे पढ़ने के लिए। क्योंकि ऑफलाइन की बात ही कुछ और होती है, ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन की बात कुछ और है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब भी है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस महामारी में, इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा असर है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो एजुकेशन पे। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो असर है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो लोअर एजुकेशन में। ये लोअर एजुकेशन में जो बच्चे 2 साल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। मान लीजिए 2 साल पहले बच्चा क्लास 3rd में था, 1 साल बाद मतलब अगले सत्र में क्या वो क्लास 3rd में फिर से पढ़ेगा कि फिर से प्रमोट होगा क्लास 6 में या क्लास 5th में? ज़्यादातर गार्जियन इस बात पर राजी नहीं होते हैं कि बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, अब भी बच्चे को कुछ नहीं आता, वो क्लास 3rd में ही पढ़ेगा, भले से 2 साल गैप हुआ। ज़्यादातर गार्जियन ये कहते हैं कि नहीं, कि हमारा 1 साल हमारे बच्चे का ख़राब हो जाएगा, हमारे बच्चे का 2 साल ख़राब हो जाएगा, हमारे बच्चे को प्रमोट करिए ज़बरदस्ती। आप खुद सोचिए, जो बच्चा 3rd पास हुआ है, क्लास 3rd पास हुआ है, जो 4th में जाने वाला था, जो 5th में जाने वाला था, वो क्लास 6 में पढ़ेगा, मतलब 4th और 5वीं क्लास बगैर पढ़े हुए क्लास 6 में पढ़ेगा। कैसे पढ़ सकता है? कैसे क्लास 6 की मैथ लगा सकता है? कैसे इंग्लिश पढ़ सकता है? कैसे भी कोई चीज़ सीख सकता है? ऐसे भी मैं 6, 7, 8 की भी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को जो लोअर, अब
स्कूल वाले क्या करें, बंधे हुए हैं, इनका हाथ बंधा हुआ है। हमारी सरकार जो है, हम उनके आदेश का पालन करें, और क्यों ना पालन करें, ज़रूरी भी है। पिछले साल तो अफवाह थी कि कोरोना कुछ बीमारी नहीं है, सब लोगों ने इस बार देख लिया, क्योंकि पिछले साल इसका इफेक्ट शहरों में ज़्यादा था, गाँव में कम था। इस बार उल्टा हो गया, गाँव में ज़्यादा, शहरों में कम। ये बात अलग है कि गाँव का आंकड़ा जो है वो ऑफिशियल नहीं जारी किया गया, नहीं तो आप लोग और हम लोग जानते हैं कि कितने लोग जो है जा चुके हैं गांव से। I mean, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। पिछले बार की जो कमियां थी, उन कमियों का नतीजा है कि हम इतना भुगत रहे हैं। इनमें सरकार की कमी तो सबसे ज़्यादा है, उनकी नीतियां गलत थी, और साथ ही साथ हमारी खुद की भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं कि हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर ही डाल दें, हमें अपनी जिम्मेदारी भी, हमें अपनी कमियां भी देखनी होंगी, अपनी भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को संभलना पड़ेगा, अपने गलतियों को मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जब बूंद बूंद मिलेंगी तभी घड़ा भरेगा, तभी पानी इकट्ठा होगा। ये तो पानी की कल्पना आप नहीं कर सकते, ये तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, किसी की प्यास नहीं बुझेगी। तो जब तक एक एक पर्सन इस इंडिया का या इस दुनिया का एक एक पर्सन अपना काम नहीं करेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबको अपना अपना काम करना चाहिए, सबको अपनी अपनी गलती देखना चाहिए, किसी एक पर ब्लेम ना पहुंचाएं। तो हम सबकी अब स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, सब कुछ बंद है। क्लास 8 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास ना चलाई जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। भले से 2 साल बच्चा ना पढ़े, नुकसान बहुत ज़्यादा है, 2 साल ना पढ़े, लेकिन ऑनलाइन क्लास ना पढ़ाए, क्योंकि हमारे इंडिया का ये माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को मोबाइल दिया जाए। क्योंकि हर घर में तो लैपटॉप है नहीं कि लैपटॉप पर बच्चे को बैठा दिया जाए और लैपटॉप पे क्लास करा दी जाए, उसके बाद जब क्लास खत्म हो लैपटॉप रख दिया जाए छीन के। अब तो स्मार्टफोन है सबके पास, हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह। और जैसे ही स्मार्टफोन आप पाते हैं, बच्चे गेम खेलना शुरू करते हैं, वीडियो देखना शुरू करते हैं, पढ़ते कहाँ हैं। तो ज़्यादातर जो क्लास 8 तक के बच्चे हैं वो ऑनलाइन ना पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब ऐसे में मेरी उन गार्जियन से अपील है जिनके बच्चे क्लास 8 थे, ये लोअर क्लास के बच्चे हैं, उनको लेकर खुद घर पे बैठें। मेरे उन माता पिता से रिक्वेस्ट है, अपील है, मेरे उन बड़े भाई बहनों से अपील है जिनके घर में छोटे बच्चे हों, भाई बहन हों, उनको घर पे बैठा के सुबह शाम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाएं, ताकि अगर बच्चा 3rd पास हुआ, 4th में रहा हो और बगैर प्रमोट किए उसे 5th, बगैर पढ़ाए हुए प्रमोट करके उसे 5th में ले जाना हो तो कोई दिक्कत ना हो, स्कूल वालों को भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो, और पढ़ने वाले बच्चे को भी दिक्कत ना हो। तो घर में लोअर क्लास के बच्चों को घर पे गार्जियन इतना संभाल सकते हैं, पूरी तरीके से टोटली डिपेंड रहते हैं टीचर पे, स्कूल पर। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप भी अपने माँ बाप होने का, अपने गार्जियन होने का हक निभाइए, क्योंकि ये ऐसा पेड़ है जिसको अगर आप अच्छे से सिंचाई नहीं करेंगे, इसको अच्छे से खाद नहीं देंगे, तो आप फल फ्रूट की यानी भविष्य में उससे अच्छे रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब जैसे हाई स्कूल के जो बच्चे मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो मैं इनको बता दूं कि 99.99% हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, लेकिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। तो हाई स्कूल वाले जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो, अभी अगर आप भी तक पढ़ रहे थे तो अब भी पढ़ना जारी रखें, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तब तक हाई स्कूल का अपना सिलेबस पढ़ें। अभी 2-4 दिन में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, प्रमोट कर दिए जाएंगे कि नहीं कर दिए जाएंगे, किस बेसिस पे क्या होगा। लेकिन मान के चलिए कि लगभग हाई स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। अब इंटरमीडिएट की बात करें
इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंटरमीडिएट का जो है एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होगा। ये हम लोग का एक्सपीरियंस होता है, हम लोग जानते हैं आगे क्या होने वाला है। इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट क्या पढ़ता है, क्या करता है, कैसे इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट होता है वो आगे के स्टडी में कैसे जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे इसकी इम्पोर्टेंस होती है, उससे लेकर उसकी वजह से ये इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता। फंस जाएंगे अगर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या किसी बेसिस पर मार्किंग कर दी जाए तो फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लोग सड़क पे उतर जाएंगे, नहीं स्वीकार करेंगे कि हमारा नंबर कैसे इतना, उसका नंबर कैसे, कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। हाँ, कुछ गाइडलाइंस आई हैं, जैसे एग्ज़ाम होगा, अब कब होगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जून के लास्ट में, जून तक तो मुझे संभव नहीं लग रहा है, लेकिन जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है क्लास 12th का एग्ज़ाम हो सकता है। हाँ, एग्ज़ाम का तरीका बदल सकता है। पिछले कुछ दिन पहले हम कुछ दोस्त, मतलब कुछ टीचर यहाँ पे बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या होगा। तो हम लोग पहले कह रहे थे कि क्लास हाई स्कूल का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो मैंने कहा था कि हाँ, अगर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा, अब परिस्थितियाँ पिछले बार से इस बार बहुत ज़्यादा बदतर हैं, तो क्लास 12th के एग्ज़ाम का भी हो सकता है कैंसिल हो जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि क्लास 12 का एग्ज़ाम कैंसिल हो। लेकिन अगर होगा तो कैसे होगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा अपना खुद का दिमाग कह रहा था कि क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होगा या कोई भी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, तो पूरी एक स्कीम होती है, एक शेड्यूल होता है कि 20 दिन 25 दिन आपका पूरा शेड्यूल रहता है। उस शेड्यूल के अंदर आपको 5 पेपर देने होते हैं, 6 पेपर देने होते हैं 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, अलग अलग बोर्ड के अकॉर्डिंग स्कीम वाइज आपको एग्ज़ाम देने होते हैं 20 दिन के अंदर। लेकिन मैंने कहा था कि अगर क्लास 12 का एग्ज़ाम होगा तो इतना टाइम नहीं दिया जाएगा बच्चों को। अब अगर बच्चों को टाइम नहीं दिया गया तो बच्चे भी फिर से अपोज करेंगे कि हमें टाइम मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमने जो पढ़ा था हम इस असमंजस में थे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, हम भूले बैठे हैं। इन सारी चीज़ों को सरकार या जो एजुकेशन सिस्टम है कोई भी बोर्ड का, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। जब मीटिंग करते हैं तो इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा और कैसे आगे की प्लानिंग क्या की जाए। तो जो एग्ज़ाम होगा वो पहली बात तो इतना लंबा शेड्यूल नहीं बनेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपका 5 पेपर है तो वो 5 पेपर मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर वो 5 पेपर हो जाने चाहिए। मतलब कंटिन्यूअस, बगैर गैप किए हुए आपका एग्ज़ाम हो। अब बगैर गैप किए हुए अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो भी दिक्कत है। आपको ज़रा सा भी एक सब्जेक्ट का आप पेपर दे के आए, दूसरे सब्जेक्ट में अगले दिन देना, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, फार्मूले वगैरह रटने के टाइम नहीं मिलेंगे, जो आप रात के लास्ट दिन आप देखते हो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकता है कि जो बोर्ड एग्ज़ामिनर हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो 3.25 घंटे का जो पूरा रिटन एग्ज़ाम होता था वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो। कैसे चेंजेस होगा? मुझे जहाँ तक अपना ये अनुभव कह रहा है, अपना एक्सपीरियंस जो कह रहा है वो ये कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, जैसे 70 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो MCQ टाइप कर दिया जाए। उसमें से जैसे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन MCQ डाल दें और उसके साथ साथ 1-2 टॉपिक पर आपको निबंध यानी एस्से लिखने के लिए कह दिया जाए। नहीं समझ में आया? MCQ मतलब 40 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय दे दिए गए और उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको निबंध टाइप के लिखने के लिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए कह दिया जाए। लेकिन इसमें क्या होगा, और इसमें आपका तो टाइम घट जाएगा। जहाँ 3.25 घंटे का टाइम वो आपको 1.5 घंटे में आपका पेपर निपट जाएगा। मतलब एग्ज़ाम टाइम की जो ड्यूरेशन है वो उसको कम कर दिया जाएगा। ये जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है ये ऐसा हो सकता है। दूसरा चांस ये है कि जैसे अब हाई स्कूल वालों का तो एग्ज़ाम कैंसिल है, अगर हो गया तो एक विकल्प और हो सकता है कि जैसे कि एक मीटिंग में यानी सुबह में
हाई स्कूल वालों का होता था, शाम में इंटरमीडिएट वालों का होता था। ऐसे कर दिया जाए कि अलग अलग पेपर बनाया जाए, आधे बच्चों को सुबह कह दिया जाए आने के लिए, आधे बच्चों को शाम में कह दिया जाए आने के लिए, और टाइम वही रहे, यानी 3.25 घंटे का। तो भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। इस तरीके से भी हो सकता है कि सुबह शाम आधे आधे बच्चों को डिवाइड कर दिया जाए, और रोल नंबर वाइज ये पता हो जाएगा कि किस बच्चे को सुबह आना है, किस बच्चे को शाम में आना। लेकिन ये चांस थोड़ा कम लग रहा है। इसमें बहुत सारी आसानियां तो हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन चांस थोड़ा कम लग रहा है। पहला वाला जो मैंने बताया था कि पेपर को मॉडिफाइड किया जाए, और मॉडिफाइड करने के बाद टाइम ड्यूरेशन को, जो 3.25 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको घटा दिया जाए, ताकि एक बार में बच्चा स्टूडेंट जो है वो अपने सीट पर पहुँचे और पेपर जो है एक ही बार में पूरा लिख कर वो जमा कर दे एग्ज़ाम में। उसको कहीं पर उठने बैठने की, कहीं पर कुछ भी करने की ज़रूरत ना हो। एक और न्यूज़ आ रही है कि घर से एग्ज़ाम दिया जा सकता है, कि ओपन बुक एग्ज़ाम जिसे कहते हैं। मतलब आपको पेपर दे दिया जाए, और आपको पेपर देने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आपको, मान लीजिए कि आज 25 तारीख है, आज आपको पेपर मिल गया, आपको 31 मई के पहले आपको जमा करना है इतने बजे तक। आप पेपर घर ले गए, अब घर में मान लीजिए कि आपको मिला फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर लेके आए, अब आप फिजिक्स की बुक उठाए। अब बुक उठाने के बाद आप क्वेश्चन पढ़े पेपर से, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपने जो है आंसर शीट में उसको बुक के सहायता से, या आपको याद है वैसे आपने लिख दिया। इसे कहते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम, जिसे आप कहते हैं नकल करना। मतलब सरकार एक तो नकल को रोक रही थी और तमाम तरीके की पाबंदियां लगा रही थी, कैमरा, तमाम चीज़ें। अब वही चीज़ें सरकार कह रही नहीं भाई करो तुम नकल। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है इसके भी। अब बात उठती है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो क्या पेपर आसान हो जाएगा? नहीं बेटा, पेपर आसान नहीं होगा और दिक्कत हो जाएगी। हम थ्योरेटिकल में क्या करते हैं, लिख देते हैं, एग्जामिनर को कैसा कुछ भी लिख दिया, हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा, 2-4 लाइन 6 लाइन लिखा हमने। अब एग्जामिनर उसको 0 नंबर नहीं देगा अगर हमने गाना नहीं लिखा होगा, अपने कविता नहीं लिखी होगी दूसरे सब्जेक्ट की। तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसको नंबर ज़रूर देगा, भले से टॉपिक थोड़ा सा हटके हो, लेकिन नंबर मिलेगा। मल्टीपल चॉइस में अगर आपका सही है तो तभी नंबर मिलेगा, गलत हो तो नंबर नहीं मिलेगा। और मल्टीपल चॉइस में आप तुक्का नहीं मार सकते, तुक्का मारोगे तो अगर 40 क्वेश्चन है तो 20 सही होगा, 20 गलत हो जाएगा, यानी 40 में से 20 नंबर मिले, 20% आए। ऐसे का क्या फ़ायदा? मान लीजिए 30 नंबर स्कूल से मिले थे, 20 नंबर आपके बोर्ड से मिल गए, 50%। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें। तो आपको और ज़्यादा अपनी नोट्स, अपनी किताब और ज़्यादा रिवाइज करने होंगे और ज़्यादा पढ़ने होंगे। एक बात और निकल के आती है कि आपका जो 5 पेपर है, उन 5 पेपर में से 5 पेपर का एग्ज़ाम ना लिया जाए। ये ऐसा इसलिए होगा कि मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन 8 दिन के अंदर 5 पेपर या 6 पेपर होगा, बीच में संडे भी पड़ता है, यानी कंटिन्यूअस आपको पेपर देना होगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्यों, क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि आपको बीच में 1 दिन का भी गैप नहीं मिलेगा, तो आपका पेपर जो है वो ख़राब होने का चांस रहेगा। तो जो बोर्ड के जो मेंबर हैं वो ये भी सोच रहे हैं, ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंपलसरी टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चों ने चूज़ किया है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे आगे चल के IIT में जाना है, मतलब PCM लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, जो बच्चा ये सोच के रखा है कि मुझे आगे चल के भविष्य में मेडिकल लाइन में जाना है, जिसने PCB लिया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिर्फ इन्हीं का एग्ज़ाम लिया जाए। यानी हिंदी और इंग्लिश ये बच्चे तो पढ़ते चले आए हैं, नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम देंगे तब भी इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, इसमें एग्ज़ाम जो है ऐसे ही नंबर दे दिया जाए, और जो एग्ज़ाम है वो सही से 3 सब्जेक्ट का एक दिन गैप करके वो करा दिया जाए 6, 7, 8 दिन के अंदर। इस तरीके से भी हो सकता है। इतनी सारी जो बातें थी जो आप मुझसे क्वेश्चन करते थे, उन सारे क्वेश्चन का
लगभग मैंने आंसर दे दिया। अब बात होती है कि हाई स्कूल वाले जो बच्चे प्रमोट कर दिए गए, अब उन आगे क्या करेंगे। अब उन बच्चों से अपील है कि जैसे कि बच्चे जब हाई स्कूल में रहते हैं तो उनका प्लानिंग होता है +2 की तैयारी करना, मतलब वो चाहते हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ें, जैसे जामिया मिल्लिया हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो +2 का एग्ज़ाम कराती हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड होते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में वो दाखिला मिले, ऐसे जो है एंट्रेंस मिल सके उनको, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे। अब कोई टीचर जो है वो ऑफलाइन पढ़ा नहीं रहा, ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते आप लोग, उतना डाउट आप लोगों का क्लियर नहीं हो पाएगा ऑनलाइन माध्यम से। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हुआ, +2 हुआ और कोई भी जो है आफ्टर क्लास 10 जो भी तैयारियां होती हैं, अगर ये सब तैयारियां करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ जो है कर सकूं, मतलब जो भी करना हो आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। आप लोग बिल्कुल भी देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि न तो वो पढ़ रहे थे और लॉकडाउन लग गया तो अब और नहीं पढ़ेंगे। तो जो आपके कंपटीटर थे, जो आपसे compete करने वाले थे, वो सो रहे हैं। अब आपको मौका है, आप जगे रहिए 1-2 महीना और आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं वहाँ हो जाएगा, जामिया मिल्लिया में चाहते हैं वहाँ हो जाएगा, BHU में चाहते हैं वहाँ हो जाएगा, पॉलिटेक्निक में चाहते हैं वहाँ हो जाएगा। किसी भी विद्यालय में अगर आप, किसी भी कॉलेज में अगर आप जो है एडमिशन चाहते हैं तो बहुत आराम से, बहुत अच्छा चांस है। तो आप लोग जो है इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो 11th में थे, जो 12th में गए हैं, उनके लिए उन बच्चों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बस थोड़ी वीडियो वगैरह जो है मैं बना के आपको पढ़ा सकता हूँ। ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ऑनलाइन अलग अलग ऐप आते हैं। जब तक हम लोगों का, देखिए हम लोग रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, जब तक हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, हम लोग, मैंने देखा कि यहाँ के ये जो हमारे एरिया की जो बात है, यहाँ के बच्चे बहुत ही वीक हैं, उनका बेसिक बहुत कमज़ोर है। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ या वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँ तो मैं उसको सटीक वीडियो बनाकर ही दे पाऊँगा या सटीक ही पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि जो है इसमें आप जानते हो टेक्निकल बहुत सारी लिमिटेशन है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड नहीं होगी, ज़्यादा देर हो जाएगा तो आप भी भाग जाएंगे, बोर होंगे, बीच बीच में उठकर चले जाएंगे, आपको बराबर समझ नहीं आएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमने जो 2 महीने मेहनत किया है, फिर आगे चल के जब कभी स्कूल वगैरह, कोचिंग वगैरह ओपन होगी, फिर से हमें वही शुरू से पढ़ाना होगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने क्लास 11th को जो पढ़ा है वो तो ठीक है, अगर आपने रिवाइज कर लिया। अब क्लास 12th की अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ बुक को रीड करिए। 1 बार रीड कर लिया, 2 बार रीड, समझ में आए या ना आए, सिर्फ बुक रीड करिए, देखिएगा इसका भयंकर आपको जो है लाभ मिलेगा। इसका बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप सिर्फ बुक रीड करिए, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। मैथ में तो आप रीड करेंगे नहीं, तो इतनी चीज़ें आप रीड करिए बेटा, कुछ नहीं कर सकते। अब कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनिए, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाए, खुद से पढ़िए। तो इसमें क्या होगा, एक बेनिफिट ये होगा कि आपको जो आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो अभी से दूर हो जाएंगी, यानी खुद से पढ़ने की आदत बन जाएगी। आफ्टर 12th आपको यही करना पड़ेगा, यानी 12 के बाद आप कुछ भी करने वाले हो, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपकी आदत नहीं बनी है तो आप खुद से नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बेनिफिट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक को रीड करें तो आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, जो मेन जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने कह दी हैं। जो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके मैं जवाब नहीं दे सका हूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे और हैं जिनको अगर कुछ डाउट है तो
प्लीज़ फ़ोन करके मैसेज करके मैसेज कर दिया करिए व्हाट्सएप पे। और प्लीज़ अपना नाम भी बताइए, अगर आप नए बच्चे हैं तो अपना नाम भी बताइए कि आपका जो है नाम क्या है, ताकि मैं आपको जान सकूं कि आप किस स्कूल से हो, कौन से बच्चे हो, कहाँ के हो, ताकि मैं आपको प्रॉपर जो है वो नॉलेज दे सकूं, आपको आंसर दे सकूं। ठीक है बेटा, शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए और लॉकडाउन का पालन करिए, घर पे रहिए। आप जानते हैं कि हम लोगों का सोने का बहुत, आपको पता है कि जब भी मैं क्लास लेता था एक बात कहता था कि मुझे सोने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन नींद पूरी नहीं हो पाती है, सोने का टाइम नहीं मिलता। अगर मुझे सोने को मिल जाए तो मैं सारे काम, घूमना टहलना छोड़ना सब बंद कर दूँ। लेकिन ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले का रहम है कि 1.25 महीने से 1.5 महीने सिर्फ सोए जा रहे हैं, सिर्फ सोए जा रहे हैं, कोई काम ही नहीं। मतलब ऊपर वाले ने हमारी ख्वाहिश को पूरी कर दी। तो आप लोग अब सोइए नहीं, अब अपने काम में लग जाइए बेटा। शुक्रिया।